स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन को हम केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन तीन भागों में बांट करके करेंगे। तो पहले ले रहे हम केंद्रीय प्रशासन। मौर्य जो प्रशासन है वो भारत का सबसे पहला और सबसे अच्छा प्रशासन था। प्राचीन भारत में सबसे बड़ी जो नगर, सबसे बड़ी जो कार्यपालिका थी, अधिकारियों की जो संख्या थी, प्रशासनिक इकाई थी, वो मौर्य काल की थी। मौर्य काल से हमें व्यवस्थित प्रशासन मिलता है। तो देखो, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी वाले ग्रंथ हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, दोनों के बारे में बहुत अच्छा पढ़ रखा है। गुप्तचर व्यवस्था अर्थशास्त्र में खूब अच्छी है। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की व्यवस्था इंडिका में है। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे सौराष्ट्र प्रांत की प्रशासन की जानकारी और साथ में सिंचाई व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो तीन मुख्य स्रोत हो गए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मौर्यों का जो प्रशासन है उसकी विशेषता है, विशेषताएं क्या विशेषताएं हैं मौर्य प्रशासन की? पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिलती है। पूरे देश को राजनीतिक एकता मौर्यों ने प्रदान की। सत्ता का केंद्रीकरण, मतलब एक केंद्र से, राज्य से, पाटलिपुत्र से प्रशासन होता था, केंद्रीय प्रशासन। प्राचीन भारत में सर्वाधिक विशाल नौकरशाही। अब देखो, ये विशेषता थी प्रशासन की। अगला है उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण क्या होता है? जैसे आज हम उच्च प्रशासन के पदों पर जो परीक्षा ली जाती है यूपीएससी से, आरपीएससी से, तो उस समय मुख्यमंत्री एवं पुरोहित जो सर्वेसर्वा होते थे, इनकी नियुक्ति से पूर्व इनके चरित्र को जांचा परखा जाता था। यही उपदा परीक्षण कहलाता है। तो उपदा परीक्षण समझ गए क्या था? मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति से पूर्व उनके चरित्र की जो जांच की जाती थी, जांचा परखा जाता था, वही था उपदा परीक्षण। इस उपदा परीक्षण में सफल होने के बाद में ही मुख्यमंत्री एवं पुरोहित के पद पर नियुक्ति की जाती थी। एक और विशेषता है, राज्य की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सशस्त्र अंगरक्षिकाएं होती थी। मतलब महिलाओं को अंगरक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाता था। एक इम्पोर्टेंट है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? कौटिल्य ने। किस पुस्तक में दिया गया था? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया, और जिसमें राज्य की सहायता के लिए 7 चीज़ों का होना आवश्यक था। राज्य के लिए क्या? राज्य के लिए एक तो राज्य हो, दूसरा अमात्य हो, दुर्ग हो, कोष मतलब धन हो, दंड सेना हो, जनपद हो, मित्र हो। ये 7 सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? कौटिल्य ने। किसी भी राज्य के लिए ये 7 उसके आवश्यक अंग थे। राज्य, अमात्य, दुर्ग, कोष, दंड का मतलब सेना, जनपद, मित्र। और 8वां अंग के रूप में शत्रु का भी उल्लेख किया गया है। तो ये सप्तांग सिद्धांत किसका हो गया? कौटिल्य का। आगे देखो, राज्य की जो मंत्री परिषद होती थी उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते थे। प्रथम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मंत्रिण। मंत्रिण कौन होते थे? प्रथम श्रेणी के अमात्य। अमात्य यहाँ आया है उच्च अधिकारियों के लिए। अमात्य किसके लिए आया है? उच्च अधिकारियों के लिए। ये 3 श्रेणी के अमात्य थे।
जो बहुत ही उच्च श्रेणी के अमात्य थे उनको लिया जाता था मंत्रिण में, मंत्रिण। और इनका जो मंत्रिण का वार्षिक वेतन था वो था 48,000 पण वार्षिक। इम्पोर्टेंट है, सबसे अधिक वेतन दिया जाता था मंत्रिण को, जिसमें प्रथम श्रेणी के अमात्य थे। और कितना था ये? 48,000 पण। एक आपके एग्जाम में और पूछा था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौन सी मुद्रा का उल्लेख है? मुद्रा कौन सी होगी? पण, जो किसकी थी? चांदी की। मंत्रिण में कौन आता था? पुरोहित, महामंत्री मतलब पुरोहित, प्रधानमंत्री, सेनापति, युवराज आदि प्रथम श्रेणी के अमात्यों की श्रेणी में आते थे और जिन्हें 48,000 पण वार्षिक मिलता था। द्वितीय श्रेणी के जो अमात्य थे उनसे बनाई जाती थी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, यहाँ जो मंत्री परिषद के सदस्य होते थे उन अमात्यों का वार्षिक वेतन था 24,000 पण। इसमें कौन से शामिल हैं? समाहर्ता, सन्निदाता, परदेष्टा। यहाँ हम एक बात और चर्चा करेंगे, एक शब्द है तीर्थ। तीर्थ कौन थे? अर्थशास्त्र में उच्च पदाधिकारी या मामात्य तीर्थ कहलाते थे और इनकी संख्या कितनी थी? 18। इनकी संख्या कितनी थी? 18। तो ये जो तीर्थ थे, जो उच्च अधिकारी थे, इन 18 में से ही मंत्रिण और मंत्री परिषद में लिए जाते थे। जो मंत्रिण में लिए जाते थे उनका वेतन दिया जाता था 48,000 पण और जो मंत्री परिषद में लिए जाते थे उनका वेतन दिया जाता था 24,000 पण वार्षिक। खूब इम्पोर्टेंट है। चलो, अब तीसरा है विभागीय अध्यक्ष। ये तृतीय श्रेणी के अमात्य होते थे और इनका वार्षिक वेतन होता था 1,000 पण। मेगास्थनीज ने इन्हें मजिस्ट्रेट कहा है, या ये पूछे यूनानी विद्वानों ने इन्हें क्या कहा है? मजिस्ट्रेट। ये अपने विभाग के अध्यक्ष थे, विभाग के अध्यक्ष। अर्थशास्त्र में इनकी संख्या बताइए, अध्यक्षों की 27 और ये मंत्रियों के निरीक्षण में रहते थे, मंत्रियों के निरीक्षण में रहते थे। अब आ जाओ तीर्थ। तीर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में उल्लेखित उच्च पदाधिकारी या मामात्य, और इन तीर्थों से ही मंत्रिण और मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। इनकी संख्या कितनी थी? 18। अब देखो, पहला है प्रधानमंत्री तथा पुरोहित। इनका वेतन था 48,000 पण। ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य इस पद पर रहा था। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद बिंदुसार के समय भी कुछ समय कौटिल्य इस पद पर रहा था, परंतु कौटिल्य के बाद कौन बना इनका प्रधानमंत्री? खल्लाटक। कौन बना? खल्लाटक। और अशोक के समय इस प्रधानमंत्री पद पर कौन नियुक्त था? राधागुप्त। राधागुप्त। तो ये मौर्य प्रशासन की प्रारंभिक जानकारी हुई। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, आपको क्या याद करना पड़ेगा? आप याद करोगे मुख्य स्रोत कौन से हैं जानकारी देने वाले? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और रुद्रदमन का जूनागढ़। अच्छा, मौर्य प्रशासन की क्या विशेषता थी? पहली बार राजनीतिक एकता, सत्ता का केंद्रीकरण, प्राचीन भारत में सर्वाधिक विशाल नौकरशाही और इसी के साथ में राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु शस्त्र अंग रक्षिकाएँ। उपदा परीक्षण क्या था? मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति से पूर्व चरित्र की जो जांच पर की जाती थी उपदा परीक्षण कहलाता था। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। सप्तांग में क्या क्या शामिल था? राजा, अमात्य, दुर्ग, कोष, दंड, सेना, जनपद, मित्र। मंत्रिण किससे बनते थे? प्रथम श्रेणी के अमात्य से। वार्षिक वेतन कितना हो गया? 48,000 पण। इसमें कौन शामिल थे? पुरोहित, महामंत्री, सेनापति, युवराज।
मंत्रिपरिषद में द्वितीय श्रेणी के माते वेतन 24,000 पण। इसमें कौन था? समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, विभागीय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी के 1,000 पण वार्षिक में। श्री जी ने क्या कहा? मजिस्ट्रेट। अर्थशास्त्र में कितने अध्यक्षों का उल्लेख है? 27। तीर्थ क्या थे? उच्च पदाधिकारी। अर्थशास्त्र में इनकी संख्या कितनी बताई? 18। प्रधानमंत्री या पुरोहित का वेतन कितना था? 48,000 पण। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य। प्रधानमंत्री और पुरोहित दोनों पद पर। बिंदुसार के काल में कौटिल्य के बाद कौन बना? खल्लाटक। और अशोक के समय कौन था? राधागुप्त। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब अगला अधिकारी है समाहर्ता। इसके वेरी 4 बार इंपॉर्टेंट लगाओ। समाहर्ता कौन था? राजस्व विभाग का प्रधान होता था। राजस्व विभाग, जो राजस्व लिया जाता था। वर्तमान समय का वित्त मंत्री। और क्या कार्य था इसका? राज्य के आय व्यय का ब्यौरा रखता था और वार्षिक बजट तैयार करता था। इसका वेतन था 24,000 पण वार्षिक। अगला है सन्निधाता। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके जो 18 तीर्थ हैं, उच्च अधिकारी हैं, एज ए मंत्री हैं, इन 18 में से हर बार ये 2 एग्जाम में आते हैं। इन 2 को 4 बार इंपॉर्टेंट लगा लो, और याद हो या न हो, ये 2 तो याद रखने हैं, समाहर्ता, सन्निधाता। 2 में से अक्सर एग्जाम में आ जाता है। सन्निधाता क्या था? ये राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी होता था। मतलब राजकीय कोष का, इसको बोल दें कोषाध्यक्ष था। ये कोषाध्यक्ष, सारा धन इसी के नियंत्रण में था, चाहे तो नगद रूप में हो, चाहे सोना चांदी के रूप में हो, या जिन्स अनाज के रूप में हो। पूरा कोष का अधिकारी कौन था? सन्निधाता। ट्रेजरी ऑफिसर हो गया। अच्छा, अगला देखो प्रदेष्टा। प्रदेष्टा क्या था? फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फौजदारी न्यायालय क्या होते थे? मारपीट, झगड़ा। अब देखो व्यवहारिक, ये कौन से थे? दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दीवानी में आते थे पैसों से, भू राजस्व से संबंधित। दीवानी न्यायालय का मुकदमा। कर्मांतिक, कर्मांतिक कौन सा था? देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। जितने भी उद्योग धंधे थे उनका मंत्री कौन था? कर्मांतिक। ये 2 वेरी 4 बार इंपॉर्टेंट के हैं। फिर ये 2 भी याद करने हैं, प्रदेष्टा, व्यवहारिक। प्रशासता, राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी। ये भी याद करोगे। प्रशासता। द्वारिक, ये राजमहलों की देखभाल करने वाला। अंतवर्षिक, सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान। आठविक, वन विभाग का प्रमुख। दंडपाल, सेना की सामग्री जुटाने वाला। देखो दंडपाल तो था सेना की सामग्री जुटाने वाला, और सेना का प्रमुख होता था सेनापति। ये सेना का मुख्य अधिकारी होता था, सेनापति। युवराज एक अधिकारी था, युवराज जो राजा का उत्तराधिकारी होता था। दंडपाल क्या करता था? सेना की सामग्री जुटाने वाला। अंतपाल ये कौन होते थे? सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक। सीमाओं पर जो दुर्ग रहते थे वो इनके नियंत्रण में रहते थे। और दुर्गपाल ये देश के भीतरी दुर्गों का रक्षक होता था। तो इस प्रकार से ये 18 तीर्थ हो गए। 18 के 18 तो याद नहीं करेंगे, कौन से याद करेंगे? देखो प्रधानमंत्री पुरोहित याद रह जाएगा, सेनापति मुख्य सेनापति याद रह जाएगा, युवराज याद रह जाएगा। अब याद कौन से करने हैं? 2। समाहर्ता ये किस विभाग का हो गया? राजस्व विभाग का प्रधान। और एक सन्निधाता ये हो गया कोषाध्यक्ष, राज्य के कोष का मुख्य अधिकारी। इसका भी 24,000 पण था, 24,000 पण वार्षिक। फिर ये 2 याद रह जाएंगे। प्रदेष्टा ये कौन सा हो गया? फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। व्यवहारिक
ये कौन से का हो गया? दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फिर प्रशासता, राज्य के कागजों को सुरक्षित रखने वाला और राज्य के आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला। 2 4 बार इंपॉर्टेंट, 2 ये याद करना है, 1 प्रशासता याद करना है। बाकी आप रीडिंग लगा लोगे सही हो जाएंगे। बाकी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा याद भी नहीं होते हैं, 2 ये और 1 प्रशासता। चलो अब आ जाओ अध्यक्ष। अध्यक्ष अपने विभाग के प्रमुख होते थे, ये उच्च अधिकारी होते थे, तृतीय श्रेणी के मानते थे। अर्थशास्त्र में इनकी संख्या बताई है 27 और इनका वार्षिक वेतन कितना था? 1000 पर्ण। यूनानी विद्वानों ने इन्हें मजिस्ट्रेट कहा है, जैसे मेंस्थनीज की इंडिका में मजिस्ट्रेट। इनमें 27 हैं पर केवल इम्पोर्टेंट याद करेंगे। पहला हम याद करेंगे पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष कौन था? ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष, ये गणिकाओं का अध्यक्ष होता था। गणिकाएं कौन होती थी? नाच गा करके आजीविका चलाने वाली, गणिकाओं का अध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष। शीताध्यक्ष इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। शीताध्यक्ष ये क्या था? राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष, राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष। एकराध्यक्ष, एक ये भी करना इंपॉर्टेंट। एकराध्यक्ष ये कौन सा विभाग का था? खान विभाग का अध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष। एक लक्षणाध्यक्ष, ये क्या था? टकसाल का अध्यक्ष, टकसाल का अध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष ये किसका था? माप तोल का अध्यक्ष, ये था माप तोल का अध्यक्ष। इनमें कौन से इंपॉर्टेंट है? देखो, एक तो करोगे पण्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। एक ये शीताध्यक्ष सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्य कृषि विभाग का अध्यक्ष। एक एकराध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला अध्यक्ष है शुल्काध्यक्ष। ये चुंगी वसूली का अध्यक्ष था। नवाध्यक्ष पत्नू मतलब बंदरगांव का अध्यक्ष था। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये करोगे। एक्सपटलाध्यक्ष ये क्या था? महालेखाकार, महालेखाकार। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई का अध्यक्ष। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष। स्वर्णाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष। इस तरह से और भी थे। सुराध्यक्ष शराब का। अश्वाध्यक्ष अश्वों का। अस्थि अध्यक्ष हाथियों का। इस तरह से ये मुख्य विभागीय अध्यक्ष थे। आप याद कौन कौन सा करोगे? सबसे महत्वपूर्ण है शीताध्यक्ष, दूसरा एकराध्यक्ष, तीसरा एक्सपाटलाध्यक्ष। मुख्य 4 हैं, बाकी आप सभी कर लोगे। 27 हैं, किताब से रीडिंग लगा लेना। धर्माध्यक्ष धर्म का अध्यक्ष। गो अध्यक्ष गायों से संबंधित अध्यक्ष। तो उनमें दिक्कत नहीं आती है, वो हो भी जाते हैं और याद भी हो जाते हैं, एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते। हाँ, शीताध्यक्ष राजकीय कृषि। एकराध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष, एक ये इंपॉर्टेंट है। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का। और एक है एक्सपाटलाध्यक्ष महालेखाकार। याद कर लोगे। इस तरह से ये हो गया हमारा केंद्रीय प्रशासन। यदि संक्षिप्त रूप से हम केंद्रीय प्रशासन को पुनः दोहराना चाहें तो हम कौन से प्रश्न तैयार करेंगे? केंद्रीय प्रशासन है, उसकी जानकारी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेंस्थनीज की इंडिका और रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से गुप्त व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आगे पढ़ेंगे, पाटलिपुत्र का प्रशासन पढ़ेंगे, तब हम लिखेंगे मेंस्थनीज की इंडिका। और क्या विशेषता थी? राजनीतिक एकता, केंद्रीकरण, विशाल नौकरशाही, महिलाओं का अंगरक्षिका के पद पर नियुक्त होना। आगे सप्तांग सिद्धांत दिया था कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। राज्य के लिए 7 अंग आवश्यक बताए थे। अच्छा, प्रधान या प्रधानमंत्री पुरोहित 48,000 पर्ण प्रथम श्रेणी का। दूसरा था समाहर्ता। समाहर्ता क्या था? समाहर्ता था वित्त मंत्री।
24,000 पर्ण। और अगला अध्यक्ष था सन्निदाता, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का, प्रादेशिक ये फौजदारी न्यायालय का अध्यक्ष था। फिर हमारे ये आ गए थे शीताध्यक्ष राजकीय कृषि का, एकराध्यक्ष खान विभाग का, और लक्षणाध्यक्ष टकसाल का, और अक्षपाटलाध्यक्ष महालेखाकार। इस तरह से केंद्रीय जो प्रशासन था वो सुदृढ़ था, केंद्रीकृत था, अमात्यों के द्वारा शासन चलाया जाता था। आपने अशोक, हमने बिंदुसार पढ़ते समय ये पढ़ा था कि तक्षशिला में विद्रोह गया था और उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया बिंदुसार के समय, जबकि अशोक उस समय उज्जैनी का गवर्नर था। तो वहाँ जब जनता से अशोक मिला तो जनता ने एक शिकायत की थी अशोक से, हमें राजा से कोई शिकायत नहीं है, पर ये दुष्ट अमात्य ये हमें परेशान करते हैं। तो ये अमात्य कौन थे? ये मौर्य प्रशासन के उच्च अधिकारी थे जिनकी शिकायत अशोक से भी की थी। अमात्यों की 3 श्रेणी बनाई थी, मंत्रिण, मंत्री परिषद और विभागाध्यक्ष। इस तरह से मौर्य प्रशासन है वो केंद्रित था। इसको आप आज ही याद कर लेना, जब मैं कल प्रश्न पूछूं तो आप जवाब दे दें, चाहे आप सब मत करना। इनमें से यदि 7 ही आप कर लोगे तो प्रश्न सही हो जाएगा। समाहर्ता, सन्निदाता, परदेष्टा, व्यवहारिक, प्रशास्ता, वो तीर्थ में, और अध्यक्ष में शीताध्यक्ष, एकराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष और अक्षपाटलाध्यक्ष। मौर्य प्रशासन से प्रश्न गलत नहीं होगा।